नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हिस्ट्री फाइट चैनल पे। आज का हमारा ये पहला वीडियो है रिलेटेड विद करंट अफेयर्स और शुरुआत कर रहे हैं 1 मई। और 1 मई को होता है मजदूर दिवस, दैट मीन्स कि लेबर डे। ओके, इसको भी आगे पढ़ेंगे हम। चलिए तो फिर अपनी मजदूरी शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर्स का न्यूज़ आज जनरेट हुआ है, वो है भारत और यूरोप के बीच में 6G सहयोग पर एक समझौता हुआ है। अब ज़्यादा याद कुछ नहीं रखना है, रिसेंटली पूछ सकता है कि भारत का किस ग्रुप के साथ में 6G पर एक समझौता साइन हुआ है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरोप। अगर पूछे कि भारत ने जिसके साथ ऐसा समझौता साइन पहले भारत कर चुका है, तो आंसर होगा आपका अमेरिका। राइट, अब आप कमेंट्स करके ये बताओ कि यूरोप के अंदर टोटल कितने देश हैं। ओके, और ये भी बताइए कि क्या ब्रिटेन यूरोप का पार्ट है या फिर नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक दैट मीन्स RBI, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, उसने क्या किया है कि अभी रिसेंटली कुछ वित्तीय अनियमितता की वजह से उसने जो NBFC होता है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस होते हैं, और उसी में से एक ऐसा है SE मनी, इसका सर्टिफिकेट उसने रद्द किया हुआ है RBI ने। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये बस ये नाम याद रख लो, ईजी मनी। एक NBFC था, इसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। यस, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि टाइम पत्रिका जो है, टाइम मैगजीन, उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी है। आप एडटेक का मतलब क्या होता है, आप ये देखो, ये स्पेलिंग देखो। एड का मतलब होता है एजुकेशन और टेक दैट मीन्स टेक्नोलॉजी। जितने भी आप ऑनलाइन ऐप देखते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स देखते हैं, वो एक तरीके का एग्जांपल है एडटेक का। मैं कुछ एडटेक्स के आपको नेम बताता हूँ, लाइक अनअकैडमी, लाइक बायजूस पहले था, अब तो इसका डाउनफॉल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं फिजिक्स वाला, ये सब एडटेक है। ठीक, तो इनका पूरा एक लिस्ट क्रिएट करी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो आप उसमें देखो, उसमें फर्स्ट नंबर पे जो आया है वो है एमेराइटस, और ये एक इंडियन एडटेक है। ये बहुत बड़ी बात है, हम में से किसी ने सुना नहीं है तो आप जाओ गूगल पे एक बार सर्च करके देखो ये किस फील्ड से रिलेटेड है। वहीं पर 54th रैंक मिला है अनअकैडमी को। अगर हम इस पूरी लिस्ट की बात करेंगे तो इसमें टोटल 14 यानी कि 14 है इंडियन एडटेक को उसमें शामिल किया गया है। अब अगर आप वनडे एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ याद रखना ज़रूरी है कि फर्स्ट रैंक है एमेराइटस का। अगर आप PCS के लिए याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो फिर अब क्या है कि वो अब स्टेटमेंट देने लग गया है, तो पूछेगा कि फर्स्ट रैंक मिला है अनअकैडमी को, तो आंसर होगा नहीं, फर्स्ट रैंक मिला है एमेराइटस को। अगला स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि इस पूरे लिस्ट में ये 14, ये जो डिजिट है ना, इसके साथ हेरा फेरी करेगा कि 14 की जगह लिख दे 24 या लिख दे 12। ऐसी 12 कंपनीज को लिस्ट में जगह मिली है, तो आंसर होगा नहीं, कितना है 14। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या है कि 1 मई का इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन पर्सपेक्टिव में। अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के जो स्थापना दिवस इसी दिन मनाए जाते हैं। कारण कि 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात दो ये जो स्टेट हैं ये अलग हुए थे। कब हुए थे? 1960 में। हमें ये भी पता है कि 1956 में स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, और इसके बेसिस पे आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना था। इससे पहले आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बन चुका था, और इसके बेसिस पे ही बाद में सारे राज्यों का गठन हुआ था। तो उसके बाद अलग अलग राज्यों की मांग बढ़ रही थी, और उसी के चलते फिर बाद में डिसइंटीग्रेशन होता है महाराष्ट्र और गुजरात का। वो ईयर है कब? 1960 में। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। थीम क्या है? लेबर डे। कब मना रहे हैं हम? 1 मई को। इस साल की थीम देखें, एंश्योरिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एमाइडेस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। देखिए, इस समय क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो चाहे वो फ्लड की इंसिडेंट्स होती हैं या फिर हीट स्ट्रोक्स बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इनकी, तो इसमें जो लेबर्स होते हैं उनकी जो क्षमता होती है वो भी कम हो रही है। तो इसी की देखरेख के अकॉर्डिंग यहाँ की थीम बनाई गई है। आगे देखते हैं।
एक न्यूज़ और जनरेट हुई है अर्जेंटीना से। अब अर्जेंटीना अगर आप देखोगे कि साउथ अमेरिका का ये जो पार्ट रहता है, तो अर्जेंटीना में पहली बात तो ये कि अर्जेंटीना फेमस किस लिए है, तो हमें पता है रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है, अर्जेंटीना के जंगल जिसको बोलते हैं अमेजन। इसके अलावा आप देखो अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराना एक डायनासोर मिला है और उसका नाम है चाकीसोरस नेकुल। ये नाम याद रख लेना, पूछेगा कि चाकीसोरस नेकुल हाल में ही चर्चा में रहा है, क्यों, वो था क्या? एक प्राचीन जीवाश्म, प्राचीन पर्वत, किसी नदी का नाम, किसी जहाज का नाम, किसी मिसाइल का नाम, या फिर किसी डायनासोरस जीव। तो आंसर हमारा क्या होगा? चाकीसोरस नेकुल, ठीक है। अब सोरस देखो, ये वर्ड देखो, सोरस डायनासोरस, इससे याद रखना है। जैसे सोर इसमें लगा है, डायनासोरस होता है, तो उसी तरीके से चाकीसोरस नेकुल। अब जो लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पैटागोनिया का जो पठार था उसके अंतिम क्रिटेशियस युग के दौरान जीवित रहा। अब ये जो क्रिटेशियस युग है, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा जो दक्कन ट्रैप्स है, जो दक्कन की जो सील्ड है हमारी, वो भी क्रिटेशियस युग में ही उसका निर्माण हुआ था, जबकि पृथ्वी जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ था टर्सरी युग में। कब हुआ था? टर्सरी। तो दो चीज़ें याद रखिएगा आप हमेशा कि जो दक्कन का है पठार, उसका निर्माण कब हुआ है? क्रिटेशियस में, ठीक है ना। और जो हिमालय है इसका निर्माण हुआ है आपका टर्सरी में, ओके। और इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसकी जो पूंछ है वो हमेशा नीचे की ओर मुड़ी रहती थी, जिससे कि अन्य डायनासोर में नहीं देखी गई है। ये इस बात का संकेत देता है कि वो व्यक्ति अनुकूलन के हिसाब से, कि जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है उस हिसाब से व्यक्ति, जो पशु पक्षी होते हैं, इवन ह्यूमंस भी होते हैं, वो अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, अनुकूलता लाते हैं, और इसी तरीके से वो पूरे जीवन पर्यंत सर्वाइव कर पाते हैं। आपने पढ़ा होगा डार्विन जो थ्योरी है, ठीक है ना, और लैमार्क और डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड करके पढ़ना है। लेकिन इतना भी ज़्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस एक नाम याद रखना है कि चाकीसोरस नेकुल हाल में ही चर्चा में रहा और एक डायनासोर था। इसकी मेन खासियत है कि नीचे की तरफ उसकी पूंछ मुड़ी हुई थी, बस। अब क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ये एयरपोर्ट की बात है, तो आंसर होना चाहिए दुबई। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था कि दुबई में भारी बारिश हुई थी और दुबई डूब गई थी। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी मैंने कुछ देर पहले न्यूज़ पढ़ा था कि यही हाल अब सऊदी अरब में भी हो रहा है। तो ये जो सब प्रभाव आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रभाव हैं जलवायु परिवर्तन। हमें ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन कहीं विदेश में हो रहा है, हमारे आसपास नहीं हो रहा। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, हमारे आसपास ही हो रहा है। तो ये उसका एक फ़ोटोग्राफ आप देख सकते हो कि किस तरीके से, और ये बोला जा रहा है कि इसमें 400 गेटवेज होंगे और 6 टर्मिनल्स होंगे, 400 गेट्स होंगे। इतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं रखना है याद, बस कि दुबई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है दुनिया का। PSG पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड एक बनाया है कि 12वीं बार इन्होंने फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब जीता है। तो ऐसा चीज़ यूरोप में तो फुटबॉल बहुत फेमस है, बट इंडिया में तो फेमस नहीं है। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आपका अगले 2 महीने में कोई एग्ज़ाम है तो आप उसको ज़्यादा याद रखो, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत याद रखने की आपको पड़ेगी है नहीं। आगे देखते हैं, ये न्यूज़ जनरेट हुई है अगला, ये जिम्बाब्वे ने संदेह के बीच पेश की नई मुद्रा। ये मुद्रा लिखा है, ठीक है। तो मुद्रा दैट मीन्स की करेंसी। अब देखो जिम्बाब्वे सीधी सी बात है, एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री का एक ईस्टर्न कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो जिम्बाब्वे का जो न्यू उसने मुद्रा स्टार्ट करी है उसका नाम है जिम्बाब्वे गोल्ड, या फिर GIG, जिम्बाब्वे गोल्ड। इसके अलावा ये है कि जिम्बाब्वे के स्वर्ण भंडार द्वारा समर्थित है को अप्रैल की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश किया गया था। पहले इसको डिजिटली पेश किया गया था और अब इसे बैंक नोट और सिक्के के रूप में भी जारी कर दिया गया है। तो जिम्बाब्वे ने न्यू करेंसी को लॉन्च किया। ये पूछेगा कि अभी हाल में ही वह अफ्रीकन देश कौन सा है जिसने नई मुद्रा जारी करी, तो जिम्बाब्वे, ओके। और कौन सा है? जिम्बाब्वे गोल्ड। गोल्ड का मतलब ये है कि इसके गोल्ड से समर्थित मूल्य है। थोड़ा जिम्बाब्वे के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए, ये जिम्बाब्वे आपको ये दिख रहा है, ये कंट्री ऐसा जिम्बाब्वे। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की बात करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो सबसे पहले है आपकी ये लिम्पोपो रिवर, ये वाला आपको दिख रहा है, ये लिम्पोपो रिवर, ठीक है। लिम्पोपो रिवर की खासियत क्या है कि आपकी जो मकर रेखा है, मकर रेखा को ये 2 बार कट करती है, पहली चीज़। दूसरा लोकेशन कि लिम्पोपो रिवर सीमा बनाती है, आपको क्या दिख रहा है, साउथ अफ्रीका एक तरफ ये है
और दूसरा जिम्बाब्वे के बीच में। क्लियर। तो लिम्पोपो रिवर के लिए 2 क्वेश्चन हमेशा तैयार रखिए कि मकर रेखा को 2 बार कट करने वाली लिम्पोपो रिवर, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की भी सीमा बनाने वाली नदी है, वो भी लिम्पोपो है। लिम्पोपो नदी गिरती कहाँ पे है? यूपीएससी 2020 में एक बार इसको पूछा जा चुका है। गिरती है कहाँ पे? हिंद महासागर, दैट मीन्स इंडियन ओशियन में। क्लियर। इसके अलावा जैसे ये सेब रिवर है, रुंडे रिवर है, तो ये आप एक बार तो दिमाग में देख लो अभी जब पढ़ रहे हैं, इन्हें बार बार नहीं रटना क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में स्टोर नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा अब आप आ जाओ नॉर्थ में। अब देखना, ये देख रहे हैं आप, ये जाम्बेजी रिवर, ये जाम्बेजी रिवर, ये जाम्बेजी है। जाम्बेजी रिवर पे बना है लेक करीबा। अब लेक करीबा क्यों अभी रिसेंटली ये चर्चा में रही है, तो मैंने दोनों न्यूज़ एक में ही कवर करी कि लेक करीबा में जिस तरीके से एल नीनो की कंडीशंस हो रही हैं, एल नीना आ रहा है, दैट मीन्स कि सूखा का फेस जो है अफ्रीका में, उसमें लेक करीबा में सिर्फ 33% ही पानी बाकी है। और हमें ये पता है कि ये एरियाज़ में पानी की कमी होती है। अगर इसी तरीके से जलवायु परिवर्तन होता रहा तो वह समय दूर नहीं है तब अफ्रीका के लोग प्यास से, भूख से मरते हुए हमें दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है कि लेक करीबा किस नदी पे बनी है, तो बोलोगे जाम्बेजी नदी पर। क्लियर हो गया। विक्टोरिया फॉल्स भी आप देखो, वो भी किस नदी पर है? जाम्बेजी रिवर पर है। क्लियर। ओके, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा आप ये देखोगे जिम्बाब्वे के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है। नॉर्थ से ये जाम्बेजी रिवर से बाउंड है, मीन्स बंधा हुआ है, और साउथ में ये लिम्पोपो रिवर से। तो 2 रिवर्स बहुत फेमस रिवर्स है, इस वजह से जिम्बाब्वे इम्पोर्टेंट लोकेशन बन जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जाम्बेजी रिवर नॉर्थ में और लिम्पोपो रिवर साउथ में। ठीक है, किसकी? जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे की अगर हम कैपिटल की बात करें तो है हरारे। ठीक है, क्या कैपिटल है? हरारे। ओके। इसके अलावा अगला न्यूज़ है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देखिए कंटेक्स्ट ये है कि 2019 में कोविड हमने फेस किया। कोविड जब फेस किया तो लोग मर रहे थे, जैसे तैसे जो मेडिसिनल कंपनीज थी उन्होंने अपनी अपनी वैक्सीन्स को बनाया। उन्हीं में से एक कंपनी थी हमारे पास कोविशील्ड। हम सब ने इसका क्या वैक्सीन भी लिया। अब कोविशील्ड ने रिसेंटली ये बात को अप्रूव किया कि हमारे इससे व्यक्ति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है जिसने ये वैक्सीन लिया है। जैसे ये न्यूज़ आई, मीडिया में कवरेज हुआ, सब ने इसमें हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन कहने वाली बात है, उसने एक वर्ड और लगाया था, रेयर या असाधारण। उसने कहा था ये जो डिसीज़ है ये असाधारण, ये नॉर्मल नहीं होती लोगों में, ये बहुत कम केसेस में होगी। ठीक है ना। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या है? ये देखो, ये मीनिंग है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो दैट मीन्स ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है बॉडी में जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो वो यही कह रहे हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में रक्त का थक्का जम सकता है उस वैक्सीन की वजह से। अब आप ये कह रहे हैं कि ये रेयर है, असाधारण है, बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन भाई जिसमें भी होगी आप उसकी फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता ना। तो आपको याद बस ये रखना है थ्रोम्बोसाइसिस या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम किससे रिलेटेड है ये। ठीक है। इस वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक, या चीज़ें आप ये एक बार PDF रीड करोगे तो ईजिली आप समझ जाएंगे। ठीक है। और इसमें रक्त का थक्का तो बनता ही बनता है, साथ में प्लेटलेट्स की संख्या भी कम हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। चलिए, इसके अलावा अगला न्यूज़ है, एक पर्सनालिटी चर्चा में रहे हैं और इनका नाम है राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा का जनरली जन्म हुआ था केरल में। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि राजा रवि वर्मा की एक पेंटिंग थी इंदुलेखा। ये पहली 2 कॉपी का अनावरण किलीमनूर पैलेस केरल में किया गया। वो तुम सब छोड़ दो कहाँ किया गया, बस इतना याद रखो कि इंदुलेखा पेंटिंग किसकी है? राजा रवि वर्मा। अब राजा रवि वर्मा जो है ये असल में एक मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत के पेंटर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने भारतीय पेंटिंग में जो यूरोपियंस थे, जो यूरोपीय चित्रकला थी, उसका प्रभाव इन्होंने भारतीय पेंटिंग्स में शो किया है। तो एक बहुत ही फाइन आर्टिस्ट हुआ करते थे ये। ऑयल पेंट्स मतलब तैल चित्र बनाते थे, और जो तैल चित्र है भारत में वो शैली कौन लेकर आए थे? ब्रिटिश। अगर आप PCS जैसा एग्जाम लेकर आए हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कला संस्कृति के टॉपिक पे।
प्रख्यात पेंटिंग्स इनकी देख लो, लेडी इन द मूनलाइट, स्टोलन इंटरव्यू और शकुंतला इनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। इसके अलावा इनको पुरस्कार भी मिले हैं किस किस के लिए, हंस दमयंती जो कि आधारित है नल और दमयंती की कहानी पर। इसके अलावा 1904 में कैसर हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस को कला एवं संस्कृति के क्वेश्चंस पसंद हैं और किसी पर्सनालिटी को ही टारगेट करते हैं। जैसे कि बंगाल में बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, और उनकी पेंटिंग्स हैं, कोई कृति है, कोई बुक लिखा, कोई नोवेल, तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ के बाद आप वीडियो पॉज करके ख़त्म कर सकते हैं। यूपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए एक थोड़ा और नया वीडियो है, एक एक्सटेंशन न्यूज़ और है। क्या कहा गया है कि जो NCQG न्यू कनेक्टिविटी क्वांटिफाइड गोल जो हुए थे उसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं, कुछ नए प्रपोजल्स दिए गए। देखो कहानी मैं आपको बताता हूँ। 2015 में COP25 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हो रहा है आपका पेरिस में। ये देखिए, इसमें ये कहा गया था कि जो विकसित देश हैं वो प्रति वर्ष $100 अरब जुटाएंगे जिससे कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से लड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी के बारे में अब यहाँ पर आगे बात की गई है। प्रतिवर्ष $100 अरब जुटाने के लक्ष्य की प्राप्ति में समस्याएं क्या हैं। समस्या ये है कि जलवायु आवंटन में संतुलन। कहने का मतलब है कि जितना भी वो फंड है, जितना भी फंड कलेक्ट किया गया है, ज़्यादातर फंड तो OECD और जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उन्हीं को मिल गया। अब OECD जो है ना, ये ऑलमोस्ट OECD का, दैट मीन्स कि यूरोप की कंट्रीज़ हैं इसमें। तो अब ये बताओ, यूरोप वाले ही दे रहे हैं और इसका प्रयोग भी यूरोप वाले 80% करे ले रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसे फंड जनरेट करने से। दूसरा फ़ायदा किसे मिल रहा है, एशिया पैसिफिक ओशियन की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन उनको उतना नहीं मिल पा रहा है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव के समन के वित्त पोषण पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है। दैट कहने का मतलब क्या है, समन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रभाव कम करना। तो जलवायु परिवर्तन में का जो प्रभाव हो रहा है उसे कैसे कम किया जाए। ज़्यादातर पैसा इस चीज़ पे खर्च हो रहा है, ना कि अनुकूलन पर हम पैसा अपना खर्च कर ही नहीं रहे हैं। ये भी बड़ी समस्या है। तो हमें अगर क्लाइमेट चेंज से एक्चुअल में लड़ना है तो अनुकूलन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, इसकी प्रकृति हमारे पास क्या है, जलवायु कार्रवाई में मौजूदा निवेश का लगभग 94% या तो ऋण की है या फिर इक्विटी के रूप में दिया गया। अब देखो, जो फंड बन रहा है ना, वो लोन के रूप में दिया जा रहा है छोटे देशों को, तो क्या फ़ायदा है, या फिर इक्विटी के रूप में दिया जा रहा है। दैट मीन्स कि आज नहीं तो कल उनको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन आपका ये तो फंड की बात हुई थी, $100 अरब की जुटाने की बात, ये इक्विटी बेसिस पे या फिर लोन बेसिस पे नहीं होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए। एक बार आपका फंड है, दे दिए, अब इसको वापस नहीं देना है। तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जब भी आप मेंस का आंसर राइट करेंगे एनवायरनमेंट के लिए, तो ये तीन पॉइंट्स को डिस्कस आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं हम अगले सेशन में।